ग्लैंड फार्मा में क्यों लगा 20% का निचला सर्किट? फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए किसने लगाई बोली? एसबीआई, आईटीसी, इंडिगो के नतीजों की क्या है बारीकियां? रेस्टो ब्रांड्स एशिया में कौन बेचना चाहता है अपनी पूरी हिस्सेदारी? कौन से ब्रांड को भारत में वापस लाने की तैयारी कर रही है रिलायंस डिजिटल? इन सब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस करेंगे। नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और सबसे पहले आज के एपिसोड में बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी सुर्खियों की। पहली खबर, दुनिया के टॉप फैशन ब्रांड्स में से एक शी इन की भारत में दोबारा एंट्री करने की योजना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कंपनी शी इन के फैशन प्रोडक्ट्स फिर से भारत में बिकना शुरू हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल अपने ऑफलाइन स्टोर्स पर शी इन के प्रोडक्ट बेचने के लिए कंपनी के साथ बातचीत कर रही है और दोनों कंपनियां बहुत जल्द पार्टनरशिप की घोषणा कर सकती हैं। 2020 तक शी इन भारत में अपनी मोबाइल ऐप के जरिए अपने प्रोडक्ट्स बेच रही थी, लेकिन लद्दाख के गलवान क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए तनाव की वजह से भारत ने चीन के कई मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था और इन ऐप्स में शी इन का मोबाइल ऐप भी शामिल था। दूसरी खबर, फ्यूचर रिटेल के लिए खराब खबरों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को खुली बोलियों के मुताबिक केवल एक कंपनी ने फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए फाइनल बोली लगाई है। एनबीसीसी के पूर्व चेयरमैन अनूप कुमार मित्तल की ओर से स्थापित स्पेस मंत्रा एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने फ्यूचर रिटेल के टेकओवर के लिए 550 करोड़ रुपए की बोली जमा की है। हालांकि स्पेस मंत्रा का ऑफर इस कंपनी के कुल बकाये का केवल 3% हिस्सा है, क्योंकि फ्यूचर रिटेल पर बैंकों और कर्जदाताओं का कुल 19,200 करोड़ रुपए का बकाया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्पेस मंत्रा के ऑफर में एक शर्त भी जुड़ी हुई है और शर्त यह है कि लेंडर्स का भुगतान कंपनी के एसेट्स की बिक्री पूरी होने के बाद किया जाएगा और अगर एसेट्स की बिक्री नहीं हो पाती है तो स्पेस मंत्रा के पास इन एसेट्स को लेंडर्स को वापस लौटाने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा लेंडर्स को फ्यूचर रिटेल के कारोबार को टुकड़ों में खरीदने के लिए 5 और बोलियां भी मिली हैं, जिसके बारे में हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल के एपिसोड नंबर 17 यानी बुधवार के दिन जानकारी दी भी थी। तीसरी खबर, भारत और इंडोनेशिया में बर्गर किंग की मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स वाली कंपनी रेस्टो ब्रांड्स एशिया यानी आरबीए में प्राइवेट इक्विटी फर्म एवरस्टोन कैपिटल अपनी पूरी 40.9% हिस्सेदारी बेचने के लिए बातचीत कर रही है। इस हिस्सा बिक्री के लिए एवरस्टोन की 2 पीई कंपनियों एडवेंट इंटरनेशनल और जनरल अटलांटिक के कंसोर्टियम के साथ बातचीत चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबिलेंट फूडवर्क्स को भी इस हिस्सा खरीद के लिए एक दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था, जिस वजह से आरबीए के शेयर में गुरुवार 18 मई को एक समय 20% का ऊपरी सर्किट भी हिट हुआ था। पर जुबिलेंट फूडवर्क्स ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया है और हिस्सा खरीद की खबरों का खंडन कर दिया है। गुरुवार की 122.40 रुपए की क्लोजिंग के हिसाब से एवरस्टोन कैपिटल की 40.9% हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 2,500 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। चौथी खबर, फिनटेक कंपनी इन्फीबीम की अपनी यूएई की स्टेप डाउन सब्सिडरी यानी सहयोगी कंपनी एवेन्यूज वर्ल्ड एफजेड की लिस्टिंग के जरिए 2.5 से 5 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना है। स्टेप डाउन सब्सिडरी का मतलब होता है सब्सिडरी कंपनी की आगे एक और सब्सिडरी कंपनी। इस कंपनी को नैस्डैक दुबई और दुबई फाइनेंशियल मार्केट यानी डीएफएम में लिस्ट करवाने की योजना है। 2018 में इन्फीबीम ने यूएई की ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी वेवियन इंटरनेशनल को 43.2 लाख दिरहम या एईडी में खरीदा था और 2020 से एवेन्यूज वर्ल्ड एफजेड यूएई की इस कंपनी की सहयोगी कंपनी के तौर पर कामकाज कर रही है। माना जा रहा है कि इस लिस्टिंग प्रक्रिया में वेवियन इंटरनेशनल अपनी सहयोगी कंपनी एवेन्यूज वर्ल्ड एफजेड में 25% तक हिस्सेदारी बेच सकती है। पांचवी खबर, कैश मैनेजमेंट और पेमेंट सर्विसेज के कारोबार से जुड़ी कंपनी सीएमएस इन्फो सिस्टम्स ने एटीएम मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में एंट्री ले ली है। दरअसल कंपनी ने चेन्नई में एक नया प्लांट शुरू किया है जिसमें बैंकिंग ऑटोमेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री होगी। इन उत्पादों में एटीएम्स, कैश रिसाइकलर मशीन्स और सेल्फ सर्विस कायोस शामिल हैं। कंपनी के इस प्लांट से हर महीने 2000 एटीएम्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, जिसे आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। सीएमएस इन्फो देश की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है और इस प्लांट की शुरुआत से कंपनी अपने बैंकिंग ग्राहकों को इंटीग्रेटेड बैंकिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशंस ऑफर कर पाएगी, जिसमें एटीएम के उत्पादन से लेकर लगाने और उससे जुड़े सर्विलेंस सॉल्यूशंस भी मुहैया करवा पाएगी। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की कि स्टार्टअप्स को लेकर क्या खबरें आई हैं। फूड डिलीवरी जायंट स्विगी ने गुरुवार को घोषणा की है कि मार्च में कंपनी के फूड डिलीवरी कारोबार ने मुनाफा दर्ज किया है। अगर ईसॉप खर्च के एडजस्टमेंट के बाद देखें तो कंपनी ने फूड डिलीवरी कारोबार में मुनाफे की घोषणा की है, वो भी कारोबार शुरू करने के 9 साल से कम समय में। स्विगी के सीईओ और फाउंडर श्री हर्ष मजेटी ने कहा कि स्विगी ग्लोबली उन चुनिंदा फूड डिलीवरी कंपनियों में से एक है जो 9 साल से कम समय में प्रॉफिटेबल हो पाने में कामयाब हुई है। सातवीं खबर, कर्ज का भुगतान करने में दिक्कतों के बीच दुनिया के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बायजूस के लिए एक और खराब खबर आई है। दरअसल कंपनी को लोन दिलाने वाले एजेंट ने बायजूस की पेरेंट कंपनी
थिंक एंड लर्न की यूएस की सहयोगी कंपनी बायजूस अल्फा के साथ साथ टेंजिबल प्ले और रिजू रविंद्रन के खिलाफ यूएस की डेलावेयर कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया है। ये मुकदमा ग्लास ट्रस्ट कंपनी और कंपनी के एक निवेशक तिमोथी रफोल की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें इस बात को लेकर विवाद है कि बायजूस अल्फा को कौन कंट्रोल करेगा, यानी कि इस कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल किसके पास होगा। कंपनी के लेंडर्स का कहना है कि साल की शुरुआत में बायजूस अल्फा की ओर से लोन पर डिफॉल्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनके पास कंपनी के बोर्ड में अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि बिठाने का अधिकार है। तो ये था स्टार्टअप से जुड़ा आज का अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट की और कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और इसके पीछे की वजह भी समझ लेते हैं। पहली खबर, कॉर्पोरेट इंडिया की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी करने का अंतिम चरण चल रहा है और पिछले 1 से 2 दिन में कई दिग्गज कंपनियों ने नतीजे जारी किए हैं, जिनमें एसबीआई, आईटीसी, इंडिगो और एयरटेल पेमेंट्स बैंक शामिल है। एसबीआई से शुरुआत करें तो वित्त वर्ष 2023 में बैंक का मुनाफा 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। शुक्रवार को शेयर करीब 124% की बढ़त लेकर बंद हुआ। सालाना आधार पर देखें तो मुनाफा पहली बार 50,000 करोड़ रुपए के पार निकला है। वहीं चौथी तिमाही में एसबीआई का मुनाफा 9,114 करोड़ रुपए से 83.2% बढ़कर 16,695 करोड़ रुपए पर रहा। दरअसल दिक्कत वाले लोन्स के लिए प्रोविजनिंग साल दर साल 3,262 करोड़ रुपए से करीब 61% घटकर 1,278 करोड़ रुपए पर रही, जिससे मुनाफे को सपोर्ट मिला है। आईटीसी की बात करें तो चौथी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 4,191 करोड़ रुपए से 21.5% बढ़कर 5,090 करोड़ रुपए पर रहा। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आईटीसी का मुनाफा 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी के सभी सेगमेंट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें सिगरेट, होटल बिक्री मजबूत रही है और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की मांग भी स्थिर देखने को मिली है। इस दौरान कंसोलिडेटेड बिक्री साल दर साल 15,531 करोड़ रुपए से 12.7% बढ़कर 17,510 करोड़ रुपए पर रही है। कामकाजी मुनाफा करीब 19% बढ़ा है और कामकाजी मार्जिन 33.6% से सुधरकर 37.9% पर रहे। इंडिगो पर नजर डालें तो चौथी तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। 1,681 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले साल दर साल कंपनी को 919 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। बावजूद इसके शेयर शुक्रवार को लाल निशान में बंद हुआ। चौथी तिमाही में अब तक कंपनी का सबसे बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, पर इस मुनाफे में 252 करोड़ रुपए का फॉरेक्स गेन और 439 करोड़ रुपए की अन्य आय भी शामिल है। चौथी तिमाही में कंपनी की आय 76.5% बढ़कर 14,161 करोड़ रुपए पर रही है, पर सालाना आधार पर कंपनी अभी भी घाटे में है। वित्त वर्ष 2023 में इंडिगो ने 305 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है, हालांकि घाटा कम हुआ है। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी को 6,161 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। सबसे चौंकाने वाले नतीजे हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक यानी एपीबी के। वित्त वर्ष 2023 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुनाफा 141% यानी करीब 2.5 गुना बढ़कर 21.7 करोड़ रुपए पर रहा है। इस दौरान कंपनी की आय 37% बढ़कर 1,291 करोड़ रुपए पर रही है। साथ ही चौथी तिमाही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक की आय ग्रोथ सबसे मजबूत रही है। तिमाही दर तिमाही कंपनी की आय 19% बढ़कर 379 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। दूसरी खबर, फार्मा कंपनी ग्लैंड फार्मा का शेयर शुक्रवार को 20% के निचले सर्किट तक लुढ़क गया। दिन के दौरान शेयर ने 1,065 रुपए 60 पैसे का इंटरडे लो छुआ, जो कि 52 हफ्ते का निचला स्तर भी है और शेयर 20% के निचले सर्किट पर ही बंद हुआ। दरअसल शेयर में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे वजह है चौथी तिमाही के बेहद निराशाजनक नतीजे। निराशाजनक इसलिए क्योंकि चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 285 करोड़ रुपए से 72.5% घटकर महज 78.6 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मुनाफे में गिरावट के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहला, कोविड बिक्री की वजह से पिछले साल का बेस काफी ऊंचा था, यानी मांग में कमी देखने को मिली है। दूसरा, कंपनी के तेलंगाना में जो प्लांट है उसमें लाइन अपग्रेडेशन के लिए एक प्रोडक्शन लाइन का शटडाउन किया गया था। और तीसरा, कंपनी की बिक्री में करीब 29% की गिरावट। तिमाही के दौरान कंपनी की बिक्री 785 करोड़ रुपए पर रही है। साथ ही अबिड्डा यानी कामकाजी मुनाफा 52% घटकर 168 करोड़ रुपए पर रहा। कामकाजी मार्जिन में करीब 10% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल की चौथी तिमाही में 31.6% की तुलना में कामकाजी मार्जिन घटकर 21.5% पर पहुंच गए हैं। नतीजों के बाद मोतीलाल ओसवाल की शेयर पर खरीदारी की राय है, पर लक्ष्य घटाकर 1460 रुपए कर दिया गया है। साथ ही कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी शेयर की रेटिंग को घटाकर सेल कर दिया है, यानी बेचने की सलाह दे रहे हैं और लक्ष्य को 19% कट किया है। लक्ष्य घटाकर
₹75 प्रति शेयर कर दिया गया है। तीसरी खबर, ऑनलाइन गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म नजारा टेक के शेयर में शुक्रवार को 9% तक का उछाल देखने को मिला और क्लोजिंग करीब 3% के आसपास की बढ़त के साथ देखने को मिली। दरअसल नजारा टेक की सब्सिडरी यानी सहयोगी कंपनी नॉडविन गेमिंग ने ताज़ा फंडिंग राउंड में $2.8 करोड़ यानी 232 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। जिन निवेशकों से ये रकम जुटाई गई है उनमें कुछ नए निवेशक हैं और कुछ कंपनी में पहले से ही निवेशक हैं। इन निवेशकों में नजारा टेक समेत साउथ कोरिया की डिजिटल गेम्स डेवलपर क्राफ्टन, जापान के सोनी ग्रुप, इनोपाक इंडिया और जेट सिंथेसिस के नाम शामिल हैं। इनमें से नजारा, क्राफ्टन और जेट सिंथेसिस पहले से कंपनी के निवेशक हैं। ताज़ा फंडिंग राउंड के बाद नॉडविन गेमिंग का वैल्यूएशन बढ़कर $34.9 करोड़ हो गया है और नजारा टेक का अपनी सहयोगी कंपनी में 52.71% हिस्सा होगा। आपको बता दें कि नजारा टेक वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप पर आधारित गेम्स के अलावा छोटा भीम और मोटू पतलू सीरीज के लिए जानी जाती है और इसकी मौजूदगी साउथ एशिया, सिंगापुर, वेस्ट एशिया और टर्की जैसे देशों में है। चौथी खबर, अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले की जांच के लिए गठित 6 मेंबर्स के पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। अपनी रिपोर्ट में पैनल ने कहा कि उसने सेबी की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई है। हालांकि अदानी समूह से जुड़ी 13 विदेशी एंटिटीज के मालिकाना हक पर सवाल बना हुआ है। पैनल को ये जांच करनी थी कि क्या अदानी समूह के शेयरों में हेराफेरी तो नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सेबी को लंबे समय से ये संदेह था कि 13 विदेशी इकाइयों के जरिए आने वाले कुछ पब्लिक शेयर होल्डर वास्तव में कंपनी के प्रमोटर्स के फ्रंट्स ही तो हो सकते हैं। लेकिन सीबीडीटी, ईडी जैसे तमाम एजेंसियों की जांच के बावजूद सेबी अभी इन 13 एंटिटीज के वास्तविक मालिकों का पता नहीं लगा पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी को 14 अगस्त तक जांच की रिपोर्ट पेश करनी होगी। पैनल ने एक अहम बात ये बताई कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह के शेयरों में छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है। वहीं पैनल की रिपोर्ट आने के बाद शुक्रवार को अदानी समूह के 10 में से 9 शेयरों में बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, जिसमें अदानी पोर्ट करीब 4% के आसपास की मजबूती लेकर बंद हुआ था। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि सोमवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। सबसे पहले 19 मई के ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो शुक्रवार को फेड चेयरमैन जेरोम पावेल पब्लिक इवेंट में भाषण देने वाले हैं। क्या भाषण में बोलते हैं वो, खास तौर पे ब्याज दरों को लेकर उनकी क्या कमेंट्री आती है, उस पर यूएस के मार्केट्स की क्या रिएक्शन देखने को मिलती है और उसमें सोमवार को एशियन मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 20 मई यानी कि शनिवार के दिन डिविस लैब निफ्टी का एक शेयर है जिसके नतीजे जारी होंगे। उसके साथ साथ एफएनओ से 2 कंपनियां हैं जिसमें बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एमसीएक्स, इनके नतीजे जारी होंगे। इस पर रिएक्शन सोमवार को देखने को मिलेगा। रविवार की जहां तक बात है तो 21 मई को बंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स लिमिटेड, जिसे हम बीईपीएल के नाम से जानते हैं, इसकी नतीजों पर बोर्ड बैठक होने वाली है। नतीजों के साथ साथ कंपनी का बोर्ड डिविडेंड और उसके साथ साथ बोनस इशू पर विचार करेगा। क्या फैसला आता है, इसके बाद सोमवार को स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिलेगा। 22 मई सोमवार की बात करें तो बीपीसीएल इकलौती ऐसी कंपनी है निफ्टी में जिसके नतीजे जारी होंगे, इस पर नजर रहेगी। साथ ही एफएनओ साइड से देखें तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इसके भी नतीजे जारी होंगे। एबी फैशन और श्री श्रीमंस, ये एफएनओ साइड की कुछ और कंपनियां हैं जिनके नतीजे जारी होंगे, इस पर बाजार खासतौर पे फोकस करेगा। साथ ही थंगामिल ज्वेलरी, इसके भी नतीजे जारी होंगे और नतीजों के साथ साथ बोर्ड डिविडेंड और बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। क्या फैसला आता है उसके बाद स्टॉक में रिएक्शन देखना काफी अहम होगा। और 22 मई का दिन गो फर्स्ट के लिहाज से काफी अहम है क्योंकि कंपनी के 3 लेसेस यानी कि विमान लीज पर देने वाली कंपनियों की ओर से जो एनसीएलटी में अर्जी दी गई थी एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ, उस पर फैसला आएगा। क्या फैसला निकल के सामने आता है उस पर पूरा एविएशन सेक्टर कहीं ना कहीं रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 के पहले अंतरिम डिविडेंड पर वेदांता के बोर्ड की भी बैठक होने वाली है। कितने रुपए के डिविडेंड की घोषणा होती है उस पर वेदांता का स्टॉक रिएक्ट करेगा। कीस्टोन रियल्टर्स, इस पर भी आपको नजर रखनी है क्योंकि 6 महीने का जो प्री आईपीओ लॉक इन है निवेशकों और प्रमोटर्स के लिए वो खत्म हो जाएगा। क्या कोई सप्लाई बढ़ती है स्टॉक में, उस पर बाजार की खास तौर पर नजर रहेगी। और वेल्सपन इंडिया, इसका बायबैक खुला था 120 रुपये प्रति शेयर पर जो कि टेंडर रूट के जरिए था। इसका आखिरी दिन है, अगर आपके पास इसके शेयर हैं, आपको टेंडर करने हैं तो आपके लिए सोमवार का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो सोमवार को यूरोप के मई महीने के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े जारी होंगे, इस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर होगी। इसी के साथ वक्त हो गया है कॉर्पोरेट सेंट्रल को यहीं पे समेटने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट्स, स्टार्टअप्स और साथ ही साथ मार्केट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो सोमवार आपसे फिर से इसी समय मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।